मसीह के अजीम और जलाइना में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ आपका एंकर पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो नाज़रीन, अमन की बात हो या बात हो कंट्रोलिंग प्राइस की, चाहे बात हो सिचुएशन ऑफ लॉ की या बात हो मुल्क पाकिस्तान की सलामती की, असिस्टेंट कमिश्नर का एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा ओहदा है जो इन सारे मामलात पर जो है वो इंतहाई असरअंदाज होता है। ये एक ऐसी पोस्ट है, ये एक ऐसी शख्सियत है, ये एक ऐसा ओहदा है जो वो किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो है वो रखते हैं। ये पिलर हैं पाकिस्तान के, ये सितारे हैं पाकिस्तान के। और आज ऐसा ही एक सितारा हमारे साथ मौजूद हैं। आज के हमारे मेहमान असिस्टेंट कमिश्नर जनाब शौकत मसीह सिद्धू साहब। तो सर, आपको प्रोग्राम आमने सामने में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू। आप सर बड़े फ्रेश लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे और बड़े एक्टिव हैं आप अपने काम में। एक बड़ी अहम स्टोरी है आपकी लाइफ की कि आप इस मकाम, इस ओहदे तक पहुँचे हैं। और आज जबकि एटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री, आज एक टेलीविज़न और खुदा के खादम पास फजल ने भी ये ऐलान किया कि CSS के जो एग्ज़ाम्स नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं, हम 200 तालिब इल्मों को सपोर्ट करेंगे ताकि वो कदम वो उठाएं, साथ हम देंगे ताकि वो भी आपकी तरह कल को ऑफिसर्स जो है वो बन सकें। तो आज का प्रोग्राम ना सिर्फ बहुत सारे मामलात को उजागर करेगा बल्कि उन बच्चों को जिनके लिए आज टेलीविज़न सपोर्ट कर रहा है CSS के इम्तहान के लिए, उनके लिए भी ये प्रोग्राम जो है वो आज इंतहाई अहमियत का हामिल है। और उनको जो है वो एक क्लिक बटन की शक्ल की सूरत में उनको एक एम्पावर देने का है ताकि वो कदम उठाएं और तरक्की की तरफ गामज़न हो। तो सबसे पहले आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, आपने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया, आज नाज़रीन को बताइएगा। मैंने अपने करियर का आगाज़ नायब तहसीलदार से किया। मैं डायरेक्ट नायब तहसीलदार भर्ती हुआ। उसके बाद मेरी नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो एज ए तहसीलदार हुई। तहसीलदार के बाद अब मैं बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर प्रमोट हुआ और आजकल मेरी पोस्टिंग जो है एज ए सब रजिस्ट्रार रावी टाउन लाहौर है। प्रेज द लॉर्ड। सर, ये आपने मेरा ख्याल है हार्डली 10 सेकंड में बयान कर दिया शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन इट मस्ट नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेज़। बहुत सारी मुश्किलात को आपने फेस किया होगा। तो जब आप जो थे वो नायब तहसीलदार थे, ठीक है, ये आपकी शायद पहली पोस्ट थी, ठीक है। तो क्या आपकी तालीम थी और कैसे आप जो थे वो इसके लिए जो थे वो चुने गए, इसकी स्टोरी पहले आप बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। नायब तहसीलदार जो है वो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार होता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, CM के पास इख्तियार होता है कि वो किसी को भी नायब तहसीलदार डायरेक्ट भर्ती कर सकता है। अच्छा, किसी को भी कर सकता है। लेकिन अब आके स्टेज चेंज हो गई जब अपना उस वक़्त एक 90 में ये इख्तियार दिया गया और उसके बाद गवर्नमेंट ने खुद ही उस इख्तियार को ख़त्म कर दिया और उसके बाद उन्होंने इसको पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया। अब जिसको भी आना है उसको PCS करके आना है। अच्छा, ये CSS और PCS में क्या डिफरेंट है? क्योंकि इस वक्त नौजवान बच्चे जो है वो जो इसको सीख, अभी ये फर्स्ट टाइम है कि लार्ज नंबर ऑफ जो कम्युनिटी है हमारी, वो अब सुनना और सीखना शुरू हो गया कि ये CSS क्या है, ये PCS क्या है और PMC भी कोई एग्जाम्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा। जो PCS था वो पहले पंजाब सिविल सर्विसेज वर्ड था, अब उसको चेंज करके PMS कर दिया गया जी, पंजाब मिनिस्ट्रियल सर्विसेज, ठीक है। उसको लफ्ज़ को चेंज कर दिया गया। इख्तियार वही है, बात वही है। वो सिर्फ जो PCS करते हैं या PMS है वो सिर्फ पंजाब में सर्व कर सकते हैं। जो CSS है ये इन्होंने थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में सर्व करना होता है। वो उनकी स्टार्ट फेडरल सर्विसेज से होती है और उनकी प्रमोशन भी फेडरल गवर्नमेंट ही करती है। और जो PMS के अफसरान हैं इनकी प्रमोशन जो है पंजाब गवर्नमेंट ने करनी होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो पब्लिक आज ये जानना चाहेगी कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उसके अख्तियारात क्या क्या होते हैं, क्योंकि वो नौजवान जो कल को ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो भी असिस्टेंट कमिश्नर बने। तो हम ये बच्चे हमारे शुरू से ये नाम सुन के, और हम भी जब वो बचपन में एक दूसरे से लड़ते थे तो हम ये तू वड्डा कोई तो असिस्टेंट कमिश्नर लगा, तो ये आखिर है क्या और क्या अख्तियारात हैं, ठीक है, इसका दायरा कार क्या है, आज वो भी बच्चों को बताएगा ताकि उनके अंदर स्पार्क पैदा हो फर्दर इस चीज़ के लिए। इसका दायरा इख्तियार ये है
कि जहां आपकी पोस्टिंग होती है जी, ठीक है, वहां आप एक वक्त में असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। जी, नेक्स्ट पे आप सब डिविजनल कलेक्टर होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारीज सब आपके अंडर होते हैं, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर कोई भी उसकी तहसील में कोई भी इशू हो जाए जी। उसने इंटरवीन करना है उसमें। सपोज फ्लड आ गया फ्लड तब आ ये सब हो गए, प्राइस चेकिंग करनी है तब भी प्राइस मजिस्ट्रेट है वो। अगर पेट्रोल पंप है देन भी उसे उसको इंस्पेक्टर पेट्रोलियम के भी इख्तियारात ओगरा की तरफ से इख्तियारात दिए गए हुए हैं। डिजास्टर में भी अगर कोई भी फ्लड आए, तूफान आए, आटे की कमी हो जाए, चीनी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, असिस्टेंट कमिश्नर ने उसके ऊपर रेड करना है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको अख्तियारात है, पेट्रोल पंप पे भी रेड कर सकता है, वो हॉस्पिटल्स के अंदर चेक कर सकता है, वो डिजास्टर आई है, डिजास्टर के मामला को प्राइस कंट्रोल हैं, दूध असली है नकली है, क्या क्वालिटी, जखीरांदोजी, गंदम, चीनी, ये सारे मामला जो है वो उनको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मैरिजेस जो हाल हैं, टाइम है 10 बजे का, उनका भी अख्तियार आपके पास है कि उनको भी आप चेक कर सकते हैं? उनको सील करने के इख्तियार, उनको 1 लाख तक फाइन करने के इख्तियार, 1 लाख तक फाइन करने के इख्तियार। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल सी बात करूँगा कि एज ए असिस्टेंट कमिश्नर आपने कौन सी दिलचस्प रेड मारी है अभी तक अपनी लाइफ में? अभी तो जैसे मेरी प्रमोशन हुई है, आपके इल्म में है कि उसके बाद मेरी लाहौर पोस्टिंग हो गई, और इस वक्त हम सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं वो कोविड-19 पे कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा सीरियस इशू ये है कि ये जो पटवारी हैं, अच्छा आप भी कभी लाइफ में पटवारी रहे या पटवारी आपके अंदर रहे? पटवारी पहले पटवारी होता है, फिर गिरदावर होता है। ये गिरदावर क्या होता है? बेसिकली पब्लिक में उसका गिरदावर लफ्ज बोलते हैं, लेकिन लफ्ज कानून गो है उसका नाम। अच्छा, कानून गो है, ठीक है। तो पटवारी के बाद गिरदावर है, गिरदावर के बाद नायब तहसीलदार है। चूंकि हम डायरेक्ट आए थे तो ये हमेशा हमारे अंडर है। अच्छा, फिर तो मजे की बातें, क्योंकि इनके मुतालिक बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, पब्लिक जानना चाहती है, ठीक है, अवाम की कुछ मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, कुछ सवालात हैं, तो ये लोग आपके अंडर रहे हैं। तो इसलिए इनके बहुत सारे मामलात को तो आपका पता होगा। पटवारी जो है, लफ्ज़ पटवारी जो है, ये खासा मशहूर है, नोटोरियस है या फेमस है, ये आप जानते हैं, ठीक है, बेहतर जानते हैं। लेकिन ये इनके मतलब मशहूर है कि ये जो है ना जगह के जो मामलात होते हैं, ये कभी जो है वो दुरुस्तबीनी से काम नहीं लेते हो, कहीं ना कोई मामला जो वो कर देते हैं। क्या आप पब्लिक को बताना चाहिए ये पटवारी क्या वाकई ऐसा करते हैं? क्योंकि बहुत मशहूर है, हर जगह हम सुनते हैं कि पटवारी जो है ना वो बड़ा ऐसे काम खराब करते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रा। पटवारी बेसिकली उसके पास ऐसा इख्तियार है कि वो ज़मीन के सारे कागजात उसके पास हैं। जी जी, ठीक है। जब उसके पास कागजात हैं तो उसके पास हर टाइप के बंदे ने आना है, हर टाइप के बंदे ने आना, ठीक है। और उसके पास 2 पार्टीज ने आना है। जी जी, ठीक है। जहां पे 2 पार्टीज आएंगी वहां पे एक का इंटरेस्ट होगा, दूसरे का नुकसान होगा, ठीक है। जिसका तो वो फायदा करेगा वो करेगा, वो उसको फर्ज दे दी टाइम पे। फर्ज करें पटवारी की जिम्मेदारी है मल्टीपल, जी जी, ठीक है। इधर इसने सुबह कोर्ट में जाना है, कोर्ट के बाद उसने पेशी मुख्तलिफ जगह पे उसने पेशियों पे जाना है, पेशियों के बाद उसको डी सब की भी कॉल आनी है, उसको एस सब की भी कॉल, जिधर कॉल उसने जाना है, फिर उसने पटवार खाने में बैठना है। जी जी। अब जिसका तो काम हो गया उसके नज़दीक तो पटवारी बहुत अच्छा है, जिसका 2 दिन लेट हो गया वो बहुत बुरा है। और पाकिस्तान में कल्चर ये है कि जिसका काम हो जाए वो तो आपको देगा दुआएं, जिसका 2 दिन लेट हो गया वो फौरी आपके खिलाफ है, चाहे वो जितना मर्जी उसका अच्छा काम हो या बुरा। तो क्या मतलब हम कहें कि पटवारी फरिश्ते हैं? नहीं, ये मैं नहीं कहता जी। इंसान फरिश्ता हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, ये कोई भी हो, ठीक है जी। हम सब गुनहगार हैं, ठीक है। लेकिन पटवारी से हम मल्टीपल इतना ज्यादा काम लेते हैं कि इसलिए इसमें कोई राय नहीं कि वो फरिश्ता नहीं है, नुकसान भी करता है।
लेकिन उसमें से लोग 2% ऐसे लोग जी, हैं, जी। 98 जो 2% ठीक करते हैं, 98% ठीक करते हैं। ठीक करते हैं। अच्छा, अब वो जो जी, 2% है ना, उन्होंने इसको इस लेवल पे बदनाम किया है, इस लेवल पे बदनाम किया। लामहला हर डिपार्टमेंट में हर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स मिलेगी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। चूंकि इसका एक्सपोजर बहुत है, ये पब्लिक में बिल्कुल सामने बैठा होता है, इसलिए जो भी अटैक आना है सबसे पहला इसमें आना, इससे आगे प्रेशर है। जी, फ्रंट लाइन पे बैठा है। अच्छा, ये शिकस्ता लिखाई का भी बड़ा मशहूर था। अब तो कदरे बेहतर हो गया। कहा जाता है कि डॉक्टर्स की राइटिंग से आधे लोग मर जाते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आती कि इन्होंने लिखा क्या होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे माजी पर जाएं तो जो ये पटवारी थे, ये ऐसी शिकस्ता राइटिंग करते थे कि वो पढ़ने वाला उलझन में पड़ा रहता था कि ये इसने लिखा क्या है, और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म ले चुके और जन्म लेते रहे। तो इनकी शिकस्ता राइटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली राइटिंग शिकस्ता कोई नहीं है। जिस बंदे ने जो जितना ज्यादा लिखना है उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है। वो जो लिख रहा होता है ना, जी, जी। जितने देखें केस कोई भी चले, पटवारी से रिपोर्ट होकर सुप्रीम कोर्ट तक जानी है, जी। सुप्रीम कोर्ट का जज भी अल्टीमेटली ये पूछता है कि पटवारी की रिपोर्ट अच्छा, दिखा दे, इसलिए तो कहते हैं पटवारी ना, का रोजनामचा दिखा दे। इसलिए तो कहते हैं पटवारी बादशाह होते हैं। वो इसलिए किसी का तो है, वो किंग है। ऑफ कोर्स उसके रिकॉर्ड उसके पास है, रिकॉर्ड का उसके पास कस्टोडियन वो है। अच्छा, ये कहा जाता है कि कभी भी आपने कोई फर्द लेनी है, कोई और डीड बनवानी, तो कभी भी पटवारी को ओरिजिनल जो अपने ज़मीन के कागजात हैं वो ना दे। क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल बेसिकली तो कागज उसके पास होते हैं। ओरिजिनल जो जमाबंदी है जिससे लोग फर्द लेने जाते हैं, बेसिकली तो आप अपने नहीं, बिल्कुल फर्द तो वो उस ओरिजिनल जो उसके पास बुनियादी डॉक्यूमेंट्स है उसी से ही उसने जनरेट करनी है, लेकिन दूसरे एक कॉपी तो उसके पास है, ओनर के पास। रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास है, रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास है, लेकिन उस रजिस्ट्री से जो इंतकाल हुआ है वो बेसिकली पटवारी के पास ही है। पटवारी के पास है, लेकिन जो रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास है या मालिक के पास है, उसके लिए कहा जाता है कि वो हमेशा सिर्फ फोटोकॉपी उसके पास लेके जाए, वो जो उसके पास जो उसके ओरिजिनल कॉपी या कागजात है वो ना लेके जाए। आप फोटोकॉपी लेके जाएं या ओरिजिनल लेके जाएं, उसका पर्पस हल हो जाता है। इस तरह पर्पस हल होता है कि उसने आपके उस पेपर में से खाता और खतौनी देखना है। जी, जी। जब उसने वो देखना है तो उसके सामने सारी की सारी हिस्ट्री आ जानी, आपने कहाँ से खरीदा था, क्या आपने किया था, क्या जिधर जिधर से जमीन चली है। अगर आप उसको कहेंगे कि आप 1936 में ले जाएं, तो वो विद इन सेकेंड्स आपको 1936 में ले जाएगा कि ये 1936 में किसकी मलकियत थी। क्या पटवारी के पास ये इख्तियार है कि वो जगह को ज़रई या सिविल जगह नॉमिनेट कर सकें? ज़रई ज़मीनें दो तरह की हैं, ज़रई और सकनी। जी, सकनी, जिस मैं लफ्ज़ जो है वो सकनी इस्तेमाल। ठीक है। देखना आप चूंकि आपकी फील्ड है, तो you know the vocabulary very well. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। जो सकनी है जी, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की होती है, सकनी है। जहां पे घर बन गए वो सकनी है, जहां पे फसलें काश्त हो रही है वो ज़रई है। वो ज़रई है। ठीक है। अगर यहाँ से उठा के आगे एक सोसाइटी बन गई तो वो सकनी में आ जाएगी, क्योंकि उसका जब इंतकाल हो जाएगा जमीन का तो वो सकनी होगा, मकानात की हो जाएगी। तो वो ये नहीं कर सकता कि यहां से उठा के वहां ले जाए। ये असल में ये फ्रॉडियों ने मफरूजे लोगों को बनाने और लोगों से फ्रॉड करने के लिए और लोगों को टेंशन देने के लिए बनाया कि पटवारी ने जगह चुक के ले जानी है। अच्छा, बेसिकली ऐसा नहीं है। ये जो सवाल क्रॉस मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको किसी चीज़ में उलझाऊं, बल्कि हमारी पब्लिक हमेशा इसमें मार खाती है और अवाम जो है वो जगह बेचते, खरीदते, इंतकाल करते वक्त, फर्द लेते वक्त बहुत सारी चीज़ों का उनको ख्याल नहीं होता। तो इस कन्वर्सेशन के ज़रिए सिर्फ उनको हम नॉलेज प्रोवाइड करके दे रहे हैं कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। तो यहाँ से मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप व्यूवर्स को क्या कहेंगे कि अगर आप जगह खरीद रहे हैं या इंतकाल करवा रहे हैं या फर्द रहे हैं तो किन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना है? मैं सबसे पहले कहूँगा कि लोग जो है ना, जो ज़मीन खरीदते हैं जी, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपको बंदा कहता है कि ये वो ज़मीन मेरी है और मैं अभी आपको कब्जा बाद में दूंगा। नॉट एट ऑल। उसे कहें कि अगर मुझे ये आपने मकान बेचना है तो मुझे उस मकान के अंदर लेके चले। होता ये है कि लोग फ्रॉड इस तरह करते हैं कि आपको ज़मीन दिखा देते हैं दूर से,
या वो जो आगे ये देखें, अब ये बात जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, तो अब डायरेक्टली ये व्यूवर्स को बात बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि इजहाक में इसके पास जो हर दूसरा केस आता है वो इसी के मतलब होता है, तो आपकी बातें बहुत सारे लोगों को जो है वो हमेशा के लिए एक ऐसी कुंजी दे देंगी कि इनको बहुत सारे मसाइल से वो बच करेंगे। तो प्लीज़ व्यूअर्स, पब्लिक में ना लालच पैदा किया जाता है। जो डीलर बैठे ना बाहर, वो डीलर कहता है कि जी आपको ना वो मकान है, अभी आज मेरे साथ मालिक नहीं है, तो मैं आपको ना 2 दिन बाद दिखा दूंगा, ठीक है। अब वो उसको पब्लिक का बंदा पता करता है कि ये जमीन तो थोड़ी दूसरों से सस्ती है, ये तो चलिए यार सस्ती, अगर इसके जरिए मिल रही है तो देन ओके। बेसिकली ये नहीं है। बेसिकली जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं तो देन आपको सबसे पहले उसे, जो भी डीलर आपको कहता है उसे कहे मुझे मालिक को मिलाएं। मैं पब्लिक को बिल्कुल कहूंगा कि आप कब्जा जब आप पैसे दे रहे हैं तो सबसे पहले उसे कहें कि जी मैंने आज कब्जा लेना है, तो कब्जे वाले दिन आपको पैसे देने हैं। अगर कब्जे का आप कहें कि जी आपको कब्जा 1 महीने बाद दिया जाएगा, उधर किराएदार बैठा है, उधर ये बैठा है, उन्हें कहें एक कमरा में खाली करके दे दें, आप किराएदार को बाद में उठा दें, लेकिन हमें उसमें अपना सामान रखने दें, ताकि एक ही दिन में बात का पता चल जाएगा। क्या बात सर, बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात कही है। देखें, ये इसी से लोग जो है वो बाद में ऐसे मसाइल में फंसते हैं कि वो सारी ज़िंदगी फिर अदालतों के चक्कर ही जो है वो काटते रहते हैं, केसेस पे केसेस, लेकिन मामला जब वो हल जो है वो नहीं होते हैं। अच्छा, ये सोसाइटीज़ के अंदर सोसाइटीज़ बनती हैं मुख्तलिफ, बहुत सारी हम देखते हैं सोसाइटीज़ बन रही हैं, बहुत सारे तो नाम सोसाइटीज़ के ऐसे हैं कि नाम सुनते ही एक दिल के अंदर जहन के तसल्ली होती है कि यार दे आर वैलिड पीपल, दिस इज़ अ वैलिड सोसाइटी, तो चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिसके मतलब बाद में अखबारात में भी आ जाता है कि ये तो गैर कानूनी सोसाइटी थी, ये जाली थी, और वो लोगों ने जो इन्वेस्ट किया होता है उस पर वो सब का सब उनका बर्बाद चला जाता है। सोसाइटीज़ के अंदर घर खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सोसाइटीज़ के अंदर लोगों का नुकसान इस तरह से होता है कि जब लोग वो सोसाइटी स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे ही वो अखबार में देते हैं तो लोग भाग पड़ते हैं जी। सोसाइटीज़ का यही है कि वो 3 साल का टाइम देते हैं, जब 3 साल लोगों से वो पैसे लेते रहते हैं, जब पैसे लेते रहते हैं तो वो सोसाइटी जो है एंड पे उतना रकबा उन्होंने ख़रीदा नहीं होता, किस्तें ज़्यादा ले चुके होते हैं। इसी की वजह से ही लोगों के केस नैब में गए हैं, लोगों की सोसाइटियाँ सील हुई है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली एक्शन लेना पड़ा कि ये क्या है, मतलब कि जो सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटीज़ में है, जैसे DHA लगा लें, ये बड़ी सोसाइटियाँ लगा लें, उसमें ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि आप इधर पैसे देते हैं, उधर आपको जब वो कब्जा दे देते हैं। तो जिसने 3 साल बाद कब्जा देना, 3 साल के बाद फिर किसने देखा कि क्या होना है? 2 माह बाद आजकल पता चलता है, 3 साल बाद किसने। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि वाकई के 3 साल बाद जो है वो किसने क्या दिखा। अच्छा, ये जो पुराने अनअटेंडेड प्लाट्स होते हैं जिन सालों साल खबर नहीं होती किसका है किसका नहीं है, और क्या मुस्तकबिल में इस प्लाट का होगा, उसके हवाले से पटवारी क्या अदा करते हैं? कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि ये ऐसे प्लाट पटवारी बाज का मिली भगत से किसी को दे देते हैं, तो क्या क्या कहना चाहेंगे, किन चीज़ों का ख्याल? इसमें प्रॉब्लम ये शहर में ऐसा हो सकता है, जी। देहात में ऐसा नहीं होता, विलेजेस में ऐसा नहीं होता। बेसिकली यहाँ ऐसे लोग हैं कि फ़र्ज़ करें उनके बच्चे छोटे होते हैं, वो उन्होंने जगह खरीदी, मीनवाइल उन्होंने, पहले हमारा कल्चर ये था कि हम अपने बच्चों को नहीं बताते थे कि ये मैंने चीज़ खरीदी हुई है, ठीक है, पहले ये कल्चर था। अब कल्चर चेंज हो गया। अब जो पेरेंट्स हैं वो जो चीज़ खरीदते हैं, बच्चे पढ़े लिखे, उनको बताते हैं कि ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी। पहले वो हम देखते हैं बुजुर्ग मरते मरते बताते थे कि भाई हाँ, मेरी फलां जगह थी, ये है। तो अब ये है ना कि जैसे फ़र्ज़ करें ये बहार कॉलोनी है, इसके अंदर बेशुमार आबादी है, एक बंदे ने प्लॉट खरीदा, वो जाके उसने बताया ही ना अपने बच्चों को, वो प्लॉट खाली पड़ा रहा। जब कभी उस बंदे की डेथ हुई, डेथ होने के बाद उन घर वालों ने कोई पेपर देखे तो देखा कि ये 25 साल पहले ये मेरे दादे की ज़मीन थी। अब जहाँ जो खाली पड़ी थी ज़मीन, किसी ने आके मकान बना लिया। उसने कहा यार पास देखता रहा, आज देखता रहा, कल देखता रहा, परसों उसने कहा यार ये 10 साल हो गए, किसी के है नहीं, देखा तो आके कहा कि ये तो मेरी है, मेरे फलां दादे की फलां। किसी को कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए कि वो अपनी जगह पे तो खुद बैठा होता है। या तो किसी को आपने साथ वाले को बिठाया हो कि ये मेरा प्लॉट है, तो हम जब हमें जरूरत होगी बना लेंगे। पर जब आप पटवारी के पास जाएंगे तो फिर आप अदालतों में जाएंगे कि जी पटवारी मुझे कहता है ये प्लॉट मेरा है, ये कहता नहीं है। अब वो छोड़ेगा इसलिए नहीं कि पोजेशन उसका
सकरी जगह पे सिविल कोर्ट का इख्तियार है कि वो इसको खाली करा सकता है, तहसीलदार का इख्तियार ही नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर का इख्तियार ही नहीं है कि वो इसको खाली कराए। अगर ज़रई ज़मीन है तो उसमें असिस्टेंट कमिश्नर का इख्तियार है कि तहसीलदार को वो ऑर्डर करेगा कि आप इसको सुन के बेदखली का ऑर्डर जारी करें और वरना दखल जारी करें और वो जाके कब्जा ले ले। ये जो सकनी प्रॉपर्टी है ना, सकनी का इशू ये है कि ये सिविल कोर्ट का इख्तियार, सिविल कोर्ट करता है। आपकी प्रेजेंट ड्यूटी इस एज ए सब रजिस्ट्रार जी, सब रजिस्ट्रार, आपकी जो ड्यूटी है वो कोविड-19 के ऊपर अहम तरीन जिम्मेदारी इस वक्त हॉट इशू है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का। तो क्या ड्यूटीज आपकी लगी हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, क्या रिस्क हैं उस ड्यूटी में, उसको ज़रा प्लीज़ बयान कीजिएगा। रिस्क के बारे में सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये रिस्क जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड है जी, ठीक है, इसका किसी को कोई पता नहीं, लेकिन इससे एहतियात है। एहतियात इसमें जैसे कि मैंने अभी भी ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहनता हूँ। फर्ज करो मैं यहाँ से निकलूंगा तो अभी तो गवर्नमेंट ने भी खैर पाबंदी लगा दी है, तो मैं मास्क पहना होता है। जो कालाशा काकू मेरी ड्यूटी है, वहाँ पे जितने पैसेंजर्स ने बाहर के मुल्कों से लैंड करना होता है, उधर लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ से गवर्नमेंट उनको खुद फैसिलिटेट करती है और उनको लेके उधर आती है अपना काला शकाकू उधर सेंटर पे। उधर वो फिर जब पहुँच जाते हैं फिर गवर्नमेंट अपने पास से ही उनको खाना नाश्ता ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट अपने पास से उनको देती है, ठीक है। उसको हम लोग आफ्टर करते हैं और फिर जब उनके टेस्ट हो जाते हैं, जब उनके टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो देन हम फिर उनको गवर्नमेंट अपनी ही व्हीकल से इवन के कराची, सखर, KPK, स्वात, जहां जहां के भी लोग होते हैं गवर्नमेंट फिर वहां उनको पहुंचाती है। तो एक फ्लाइट से कितने लोग पॉजिटिव निकलते हैं नॉर्मली? नॉर्मली लोग मतलब अभी पिछले दिनों एक फ्लाइट में ऐसे हुआ था, कोई जद्दा से आई थी, उसमें 45 थे। अदरवाइज फ्लाइट में 2, 4, 7 इस तरह से मतलब 98% लोग उसमें, 99% लोग उसमें ठीक होते, चूंकि शायद लोग उधर से केयर करके बहुत आते हैं और उसकी वजह से वो इधर होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जब आप शिफ्ट करते हैं क्वारंटाइन सेंटर्स जो भी हैं, ठीक है, तो कुछ क्लास मैं सुना है कि वो अगर आप चाहे तो वो PC होटल शिफ्ट हो सकती है। ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि अगर कोई बंदा उधर क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहना चाहता तो आप होटल में अपने खर्चे पे रह सकते हैं। उधर फैसिलिटी मुहैया की जाती है एयरपोर्ट के ऊपर ही। जो बंदा उधर जाना चाहता है हम उसको वहां से ही होटल जाने देते हैं, वहां ही उसका गवर्नमेंट, लेकिन टेस्ट गवर्नमेंट ही करती है, टेस्ट का भी गवर्नमेंट ही पे करती है, प्राइवेट कोई पे नहीं। टेस्ट का भी गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन जो PC होटल में टेस्ट होगा उसका वो भी गवर्नमेंट ही पे करेगी। अच्छा, वो भी गवर्नमेंट ही पे करेगी। सिर्फ आपने रहने का पे करना, अपना रहने का या खाने पीने का वो जो आपने करना है। लेकिन जो क्वारंटाइन में गया है जो कि हुकूमत के कायम करता है, वहां पर कुल टोटल इवन कि उनको लाने का, ले जाने का, घर पहुंचाने तक भी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। अच्छा, तो ये जो बाज़ का खबरें मिलती हैं कि जी फलां बंदा एयरपोर्ट से मिस हो गया है और वो क्वारंटाइन नहीं पहुंच सका, तो क्या आपकी निगरानी में भी कोई ऐसा वाक़या हुआ कभी? ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह है कि उधर तो बेशुमार एजेंसियां खड़ी होती हैं, कैलकुलेट किए होते हैं बंदे, जैसे जैसे वो आते जाते हैं उधर भी एसी साहब खुद ड्यूटी पे होते हैं। एसी साहबान 2-3 एसी साहबान उधर ड्यूटी पे होते हैं, डी साहब खुद जाते हैं, ADC फाइनेंस उधर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ में भी चलता रहा कि फलां बंदे ने पैसे देकर तो वो बगैर टेस्ट किए एयरपोर्ट से बाहर निकला है। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये खबर हमने भी पढ़ी थी, लेकिन चूंकि शायद वो हमारे सेंटर का नहीं था बंदा। अगर हमारे सेंटर पे आके कोई बंदा मिस हुआ नहीं आज तो, क्योंकि जैसे ही आपने क्वारंटीन सेंटर पे एंटर होना है उसके बाद जब तक हमने इजाजत नहीं देनी आप बाहर नहीं जा सकते। कितना 14 दिन का वक्फा होता है? नहीं, 14 दिन का नहीं है ये जैसे ही बंदा आता है उसको पहले SOP गवर्नमेंट की आई थी कि 48 आवर्स में उसका टेस्ट लिया जाए। जो हमारे पास आता है रिजल्ट वो बकायदा पब्लिश होता है। हम उसका प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंट आउट लेके लोगों को बता देते हैं और जिसका पॉजिटिव आता है हम उसको फौरी तौर पे फील्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। तो फिर उसका दोबारा 7 दिन में होता है। ये लोग जो कोई प्राइवेट तौर पर करते हैं ना, कि प्राइवेट तौर पे किसी ने टेस्ट कराया तो उसका किसी के सरकारी से करा लिया तो वो ने कहा मेरा तो ये आया, अब दोबारा अब वो मेरे हिसाब से वो अपने आप को खुद भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं। अगर आपका पॉजिटिव आया है तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको जब गवर्नमेंट कह रही है कि आप घर में क्वारंटीन हो जाए, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप घर में हो जाए। तो अगर इस तरह आप अपने आप को कंफ्यूज खुद करते हैं
कि जी वो मैं एक जगह की बजाय दूसरी जगह से कराऊंगा तो आएगा, तो खुदा न खास्ता जो दूसरी जगह से आप करा रहे वो गलत है, देन हु विल बी रिस्पांसिबल? अच्छा, आप मैं एक अहम सवाल पर्सनल सा पूछने लगा हूँ, ये वैसे पर्सनल सवाल है। आपकी चूँकि ड्यूटी जो है वो कोविड-19 के ऊपर है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी फैमिली को भी पता है कि आपकी ड्यूटी जो है वो ज़रा हसास है। घर जब पहुँचते हैं तो क्या कौन सी SOPs आपके सामने होती हैं और डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, या कोई आपके ऊपर भी स्प्रे किया जाता है क्योंकि आपकी नहीं, ड्यूटी सकता है? क्या वो क्या तो मैं SOPs जैसे ही हैं? अपने घर में जाता हूँ सबसे पहले मेरा मुलाजिम मेरे ऊपर पूरा स्प्रे करता है। स्प्रे करने के बाद मैंने ग्लव्स, मास्क डस्टबिन में, और उसके बाद मैं सीधा जाके नहाने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद, उसके बाद मैं सबको मिलता हूँ। पूरी SOPs का ख्याल रखा जाता है। दैट्स गुड सर। कभी बच्चों ने या वाइफ ने कहा हो कि यार कहा हो कि इस ड्यूटी को चेंज करवाओ, यहाँ पे ज़रा काम हसास है, या महसूस किया हो कि ये ख़तरनाक हो सकता है हमारी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए? कभी ऐसी ये बात हमेशा हो? कहते हैं कि ये अच्छा, खतरनाक हमेशा ड्यूटी है, ये सारे कहते हैं, लेकिन घर से जैसे ही मैं निकलता हूँ सब दुआ करते हैं मैं खुद दुआ करके निकलता हूँ। मैंने बताया कि मेरी रूटीन है कि मैं आधा पौना घंटा, जब तक मैं सुबह उठते ही मैंने जितनी भी मुझे इमरजेंसी हो, मैंने सबसे पहले 10 गीत गाने हैं खुद, उसके बेगम मेरी भी साथ होती है, उसके बाद मैंने बाइबल पढ़नी है, उसके दुआ करके फिर मैंने उसी हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल सेट किया होता है कि मैंने पौना घंटा इबादत के लिए रखा है, तो इबादत करके निकलते हैं, फिर सारे दुआ कर रहे होते हैं। तो हमारा तो ईमान भी वैसे खुदावंद यीशु मसीह पे है कि जो जैसा उसने हमारे लिए चाहा वैसा ही होना है। तो हमारा ईमान है कि जैसे कि उसने कहा कि जवान से मांगा और तुमने पा लिया, तो हमने वो पा लिया, हमने शिफा खुदावंद यीशु मसीह ने देनी हमें। एक सवाल आपसे पूछूंगा और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म करेंगे। एक शख्स जिसने BA किया है, ग्रेजुएट है, सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, अफसर बनने के लिए या CSS PMS का इम्तहान लड़ने के लिए क्या उसके सर में सींग होना ज़रूरी है, या क्या वो एक्सट्रीम जहानत का मालिक हो, या कौन सी 2-3 चीज़ों को फॉलो करके वो भी अफसर मुस्तकबिल में बन सकता है? क्या कहना चाहेंगे, व्यूअर्स को बताइएगा। बात यह है कि जो एजुकेशन है ना, BA करने के बाद कोई पाबंदी नहीं है, आप PMS का एग्जाम दे सकते हैं, आप CSS का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन चूंकि कंपटीशन बहुत बड़ा होता है, एक वक्त में 10,000 स्टूडेंट अपीयर होता है, तो आपका मुकाबला गवर्नमेंट के साथ नहीं होता, आपका मुकाबला होता है उन लोगों के साथ जिनके दरमियान बैठ के आप दे रहे हैं। बिल्कुल। 3 लफ्ज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 3 लफ्ज़ों को आपने ऑर्डर में लेके आना, ठीक है? वो आप गेम खेलते थे ना, तस्वीरों को ऑर्डर में लाना, ठीक है, पजल गेम। अच्छा, ये 3 लफ्ज़ आपको दे रहा हूँ मैं, 3 लफ्ज़ों को आपने ऑर्डर में लेके आना है। एक बच्चे को जो ग्रेजुएट है, ठीक है, उसके सामने 3 वर्ड्स हैं, आप उन 3 लफ्ज़ों को क्या ऑर्डर देंगे उस बच्चे के लिए? पहला लफ्ज़ है, मैं अपना ऑर्डर बता रहा हूँ, आपने इस ऑर्डर को फिर आपने कहना कि नहीं ये 1 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए जी। एक है डेडिकेशन, एक है मेहनत और एक है जहानत। अब आप इसको ऑर्डर में लाएं। सबसे पहले डेडिकेशन मस्ट है। डेडिकेशन मस्ट है सबसे पहले जिसने जो बनना है ना उसके लिए उसकी डेडिकेशन मस्ट है। जो अगर उसने डेडिकेट कर लिया तो देन ही विल अचीव द टारगेट। क्या बात, ठीक है। दूसरा आपने ये कहा है कि मेहनत जी, जिसने डेडिकेशन करनी है उसी ने मेहनत करनी है, कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और ऑटोमेटिक तीसरी चीज आ गई जहानत। हाँ, जहानत के लिए ये है कि जहानत जब आप ज़हीन बच्चे का ये होता है कि जब आप पढ़ते रहते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं जब आप पढ़ते हैं चीज़ों को आपने पिक करना है जी। वो भी अगर पढ़ेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो आगे निकलने से उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप ये सोचें कि तीर तुक्के वाला माहौल, तो वो इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज बहुत खूबसूरत बातें जो है वो नाज़रीन को बताई हैं। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम आमने सामने असिस्टेंट कमिश्नर जनाब शौकत मसीह सिद्धू के साथ, और बहुत खूबसूरत बातों को आपने सीखा। लेकिन आपने ख़ास जो बातें सीखी हैं वो सीखा कि ज़मीनों के मामलात में एहतियात कैसे बरतनी है। आज आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे बंदे का जो मामला है, मसला है, वो प्रॉपर्टी का है, वो जगह का है, वो इंतकाल का है, वो फ़र्द का है।
तो इनकी इस बातों को ना सिर्फ सीखेगा, समझेगा, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मुख्तलिफ मसाइल से बच सकें और इनकी लाइफ से सीखेगा कि किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ में जब वो तरक्की की है। लेकिन उससे बढ़कर जिसके साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी करूँगा कि आपने कुछ बनने के लिए, अफसर बनने के लिए CSS के इम्तहानात को और जो कि मुकाबले के इम्तहान हैं उसको आपने अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, उसको विन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़हीन हो। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आप मेहनती हैं, तो फिर आपकी जहानत भी पूरी पूरी काम करेगी और आपको बनाएगी मुस्तकबिल का अफसर और आप बनेंगे पाकिस्तान के स्टार। वंस मोर टाइम सर, आपने मेरी ख्वाहिश थी कि ये प्रोग्राम 5 घंटों का होता, बहुत कुछ पूछना चाहता था लेकिन मजबूरी है कि प्रोग्राम को हमने वक्त पर ख़त्म भी करना होता है। तो नाज़रीन, किसी भी किस्म का आपके जहन में सवाल है प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लिक, जायदाद के मुतल्लिक, लैंड के मुतल्लिक, या आप असिस्टेंट कमिश्नर साहब से किसी भी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर अपने सवाल को भेजिएगा editor@izhaq.news पर। हम देंगे आपके सवाल का जवाब और इसके साथ साथ इजहाक न्यूज़ का जो सोशल मीडिया का पेज है उसको भी ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को बार बार देखूं और दूसरों के साथ भी शेयर करूं तो इजहाक न्यूज़ का जो YouTube चैनल है उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएगा ताकि दूसरों का भी भला हो और वो भी अपनी ज़िंदगी में इन बातों को सीखते हुए तरक्की हासिल कर सके। तो नाज़रीन, नए मेहमान के साथ और बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल और मामलात और सवालात के साथ आपके साथ अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।